नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और एक नए जोश के साथ आप तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। इसी तरह से आपको लगे रहना जब तक आपको अंतिम रूप से चयन सूची में आपका नाम नहीं आ जाए। ठीक है, पीडीएफ में आपका नाम नहीं आ जाए, जब तक आपको लगे रहना है। तो बेसिकली आज की हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके बारे में देखने में तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत आसान होता है, लेकिन जब वहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी जटिल हो जाता है। और इससे पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। इससे पिछली वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में अंतर हमने बताया था, और उसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें, सबसे अलग बात यह है कि जो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, आप जब अखबारों में पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसको आप देखने के बाद आपको कैसा लगता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, देश की रीढ़ होती है। ठीक है, आर्थिक रूप से अगर कोई देश सशक्त है तो वो निश्चित रूप से काफ़ी आगे बढ़ जाता है देश। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो कोई भी सरकार गठित होती है तो वो अर्थव्यवस्था को आगे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तत्पर दिखाई देती है, और अपने जो चुनाव की घोषणा पत्र होता है उनमें कई चीज़ों को अर्थव्यवस्था में शामिल चीज़ों को आगे लाने के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में हमने जान लिया, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी होती है, और उसके अलावा हमने ये चीज़ें समझने का प्रयास किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इनमें कौन कौन से मुद्दे शामिल होते हैं। और जैसे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अल्प विकसित किसे कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था का क्या होता है। ठीक है, इन सब की विशेषताएं हमने जान ली थी। और हमारे देश की यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, यानी कि मिला जुला स्वरूप है। इसमें क्या होता है, सहअस्तित्व होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था सहअस्तित्व के रूप में कार्य करती है। उसमें सरकार और निजी क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं वो विद्यमान होती हैं। ठीक है, सहअस्तित्व के रूप में कार्य करती है। तो आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए आपको जो जैसे कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसकी आर्थिक सीमा के भीतर जो है क्या संकल्पना होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीएनपी क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय, सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय संकल्पना। राष्ट्रीय आय संकल्पना को हम जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये बात निकल कर आती है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। ठीक है, अगर जैसे कि हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय उसका एक मिला जुला रूप है, यानी कि हम जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, हमारे देश के लोगों के द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, तो वो राष्ट्रीय आय का मिला जुला रूप है। यानी कि हम कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं तो उसका एक हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, आयात कम होगा, निर्यात बढ़ेगा, यानी कि हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। कई बार सरकारों के द्वारा नारा दिया जाता है, और कई बार प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बनने का कारण क्या है, उसमें ये है कि हम आर्थिक रूप से सशक्त हों। ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त हों। हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो हम किसी और पर निर्भर नहीं होंगे, हम अपने ऊपर ही निर्भर होंगे और हम उत्पादन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश अग्रसर होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई देश अगर
किसी भी रूप में सशक्त है तो उसका सबसे पहला आधार जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त होना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्र के लोगों द्वारा उत्पादन किया गया, राष्ट्र के लोगों के द्वारा किया गया जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उससे जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की संकल्पना में आर्थिक सीमा शामिल होती है। तो यहाँ पर आर्थिक सीमा की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक सीमा। ठीक है, तो आर्थिक सीमा में क्या क्या बातें शामिल होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक सीमा में क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यह बात निकलकर सामने आती है कि जो आर्थिक सीमा है, आर्थिक सीमा उसको कहा जाता है जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी देश की भौगोलिक सीमा यानी कि जहाँ तक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जो समस्त भौगोलिक क्षेत्र है किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर वहाँ की सरकार द्वारा शासित प्रशासित क्षेत्र को आर्थिक सीमा में शामिल किया जाता है। तो आर्थिक सीमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सभी क्षेत्र शामिल हो गया। जैसे अगर हम भारत के भूभाग की बात करें तो भारत का भूभाग जैसे कि नक्शे में हम देखते हैं कि जो मैप में देखते हैं कि भारत का वो सभी क्षेत्र जहाँ पर भारत का शासन प्रशासन से शासित होता है, जो क्षेत्र है वो भौगोलिक सीमा वो शासित प्रशासित होता है। इसके अलावा वो भी क्षेत्र इसमें शामिल होगा जो यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, भारत से भौगोलिक क्षेत्र से यानी कि मिला जुला है, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, और जो यूटी हैं तो वो भी भारत की सरकार द्वारा शासित होते हैं। और इसमें जो है आर्थिक सीमा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो शामिल होगा वो देश विदेश में दूतावास आएंगे। ठीक है, देश विदेश में दूतावास, देश विदेशों में दूतावास, ये इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, भूभाग शामिल हो जाएगा, भूभाग शामिल हो जाएगा आर्थिक सीमा में, आर्थिक सीमा में भूभाग भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो जल सीमा है, ठीक है, इसके अलावा जो जल सीमा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, जल सीमा। और इसके अलावा जो जैसे कि हम देख सकते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस यान, ठीक है, जो राजनीतिक सीमा है, ठीक है, जो राजनीतिक सीमा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, राजनीतिक सीमा। इसमें समुद्री भी हो जाएगी और एक हो जाएगी आपकी आकाश में, ठीक है, समुद्री के अलावा आकाशीय सीमा। आकाशीय सीमा इसमें शामिल हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो देश विदेशों में दूतावास हैं, यानी कि हमारे देश में जो दूतावास हैं वो, और विदेशों में जो हमारा दूतावास है वो जो वाणिज्यिक दूतावास हैं, ठीक है, तो उसमें वाणिज्यिक दूतावास में लिख देता हूँ, ठीक है। और एक होता है वायुयान, देश विदेशों में वाणिज्यिक दूतावास हो गया, भूभाग हो गया जो हमारे देश में शासित प्रशासित है, ठीक है, और जल सीमा हो गई। इसके अलावा राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा में समुद्री सीमा हो गई, और इसके अलावा जो समुद्री सीमा के साथ साथ आकाशीय सीमा हो गई जिसमें कि वायुयान जाता है, ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। वायुयान अगर हमारे देश में हमारा वायुयान उड़ रहा है तो हमारे देश द्वारा शासित प्रशासित क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत जो है वायुयान गतिमान है, और किसी अन्य देश का जो वायुयान है वो हमारे देश की सीमा में कब प्रवेश करेगा? जब हमारे देश की सरकार द्वारा दिया गया आदेश है और उसके द्वारा प्रशासित क्षेत्र के अंतर्गत उसको अनुमति है, तब वो हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो वो भी हमारे देश की सीमा के भीतर आ गया, ठीक है।
तो यहाँ आर्थिक सीमा की हमने बात कर ली है। राष्ट्रीय आय की संकल्पना में इसको आर्थिक सीमा को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि आर्थिक सीमा जो है किस तरह से कार्य करती है, ठीक है। तो आर्थिक सीमा के बाद, राष्ट्रीय आय की संकल्पना के बाद हम अगला देखते हैं राष्ट्रीय आय की संकल्पना के बाद अगला जो हमारा है एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, जीडीपी, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद में, तो सकल घरेलू उत्पाद किसको कहा जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद के लिए हमने बात कर लेते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद में। तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? एक वित्तीय वर्ष में, एक, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा, ठीक है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित, देश के निवासी और नागरिक और अनिवासी और गैर नागरिक, ठीक है, इनमें अंतर मैं अभी बताऊंगा। एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, जीडीपी कहा जाता है उसको। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है, उसको जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित देश के निवासियों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है, जीडीपी कहलाता है। तो अगर आपके सामने ये डेफिनेशन आती है या चार तरह की डेफिनेशन देता है, उसमें जीडीपी शामिल करता है, पूछ लेता है कि इनमें से जीडीपी की कौन सी परिभाषा तार्किक है या तर्कसंगत है, तो उसमें चार जो है परिभाषा दे देगा या फिर मिलाने के लिए दे देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चार परिभाषा वो इस तरह से दे सकता है, यानी कि जीएनपी की परिभाषा जोड़ देगा, राष्ट्रीय आय की जोड़ देगा। तो आपको जीडीपी की पता होनी चाहिए। किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, जहाँ जीडीपी की बात होगी समझ लेना कि देश के नागरिकों की बात हो रही है, ठीक है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है, ठीक है, भौगोलिक सीमा के भीतर, यानी कि ये हमारी जो भौगोलिक सीमा के भीतर हो रहा है, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, वो जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात कर ली जीडीपी की। अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर, ठीक है, पीपीपी के क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था है। और 2023 के आंकड़ों के अनुसार, 2023 जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम आता है, ठीक है। तो पांच अर्थव्यवस्थाएं, पांचवी अर्थव्यवस्था कौन सी है? पांचवी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, पांचवी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अगला देखें,
जीएनपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी उसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी जीएनपी में, ठीक है। जीएनपी की जहाँ बात हो रही जीएनपी की, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है जीएनपी में, वो ये है कि जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, उसको जीएनपी कहा जाता है, ठीक है। देश के नागरिकों द्वारा देश के नागरिकों द्वारा जो निवासी हैं और अनिवासी दोनों की बात हो रही है। यानी कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, नागरिक कौन हुए। नागरिक वो हुए जो भारतीय नागरिक हैं, जैसे कि वो भारत में निवास कर रहे हैं तो वो भारतीय हैं, लेकिन जो विदेश में भारतीय निवास कर रहे हैं वो भी भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है। तो उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, अपने देश की इनकम को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, भारत में जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे देश के नागरिक, और यानी कि वो निवास कर रहे हैं, एक तो भारत में निवास कर रहे हैं तो वो भारतीय नागरिक हुए, तो देश के राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और जो विदेश में रह रहे हैं, तो अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य में संलग्न है, तो वो अपने देश को इनकम भेजते हैं, ठीक है, आय भेजते हैं, अपने घर के लोगों को भेजते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे राष्ट्र का उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो देश के निवासी हैं वो, और देश के निवासी जो बाहर रह रहे हैं, यानी कि अनिवासी कहा जाएगा उनको, तो वो यानी कि नागरिक जो देश के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाला जाता है, ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाला जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाला जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद निकालने का सबसे सरल तरीका यह है कि जो देशी उत्पाद है, ठीक है, जो देशी उत्पाद है और देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन है, ठीक है, उसको जोड़ दीजिए। जो देश का उत्पाद देशी उत्पाद है और देश के नागरिकों द्वारा किया गया, देश के नागरिक यानी कि जो भारत में है और वो नागरिक, और जो भारत के नागरिक हैं, भारत में नहीं है, जो अन्य देश में निवास कर रहे हैं वो नागरिक, ठीक है। तो देश के निवासियों द्वारा और देशी उत्पाद, ठीक है, को जोड़ दीजिए, और उसमें से माइनस किसको करना है, जो देश में गैर निवासी है, यानी कि किसी अन्य देश का व्यक्ति जो है हमारे देश में निवास करके आय को प्राप्त कर रहा है, उसको घटाने पर जो राष्ट्रीय उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय उत्पाद को जानना। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे कई बार। तो राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे ध्यान रखेंगे, देशीय उत्पाद प्लस देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन माइनस गैर निवासियों द्वारा हमारे देश के भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया उत्पादन, ठीक है, उसको निकालने के बाद राष्ट्रीय उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आज हमने चर्चा कर ली राष्ट्रीय आय संकल्पना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश के नागरिकों द्वारा जो किया गया उत्पादन है, ठीक है, और राष्ट्रीय उत्पाद किस तरह से निकाला जाता है। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।